पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं। इमरान खान को हटाने के लिए हम हर कदम उठाने के लिए तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने झलकियां देखी हैं वो झलकियां हैं जो रूठ जाने के बाद मनाए जाने की और मनाए जाने के बाद जो एहसासात होते हैं उसकी झलकियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान एक बार फिर कुर्बतें बढ़ गई हैं और ये कुर्बतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तख्ता उलटने के लिए सरगर्म होने के हवाले से तेजी से और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ना सिर्फ यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में कुर्बतें हों, बल्कि PDM ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी कुर्बतें बढ़ेंगी। और ना सिर्फ ये कि यहाँ तक रुकेंगी, बल्कि इत्तेहादियों की तरफ भी वार करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी, जिसके अंदर PMLQ शामिल है, उसकी तरफ जरदारी साहब ने आज ही, जिस तरह हम लोगों का शोर है उसी वक्त जाना है और एक इशाया है, उसके अंदर क्या क्या डिसीजंस होते हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है। ये पूरा वीकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग गुजरा। मैंने सोचा यह था कि आज हम चाइना के ऊपर सबसे पहले शो करेंगे, लेकिन चाइना को अब हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोगों को सियासी मंजरनामे के ऊपर नजर डालना लाजिम व मलजूम हो गई है। ये वही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जिनकी अभी आपने सौत सुना है, जो कि अक्सर औकात PMLN को तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आते थे। और इसलिए नजर आते थे क्योंकि उनकी और PDM की राहें जुदा हुई और PDM से राहें जुदा होने की वजह बेसिकली PMLN की लीडरशिप ही थी। इसके अलावा कहा यह गया, बल्कि चहमगोइयाँ चलती रहीं शहर इख्तदार के अंदर कि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मरीम नवाज साहिबा की भी नहीं बन पा रही थी। 7 जुलाई को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने PMLN और बिलखुसूस मरीम नवाज, नवाज शरीफ साहब, ये पूरी जमात के बारे में नाम लिए बगैर क्या फरमाया वो सुनिएगा। माजी को बोल के उनके पूरे खानदान से मिले और हमने तो कहा कि देखो अब हमारा मुखालिफ नहीं नजरियाती बन चुका है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। हमने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। जियाले हमें मना करते थे, आपका बात सुनना चाहिए। अच्छा, जियाले तब मना करते थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्या जियाले अब भी मना करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या नहीं? 6 दिसंबर 2021 को आसिफ अली जरदारी साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का नाम लिए बगैर उनको तनकीद का निशाना बनाया। उसके बाद 27 मार्च 2021 को मरीम नवाज साहिबा ने सेनेट के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, जिसके अंदर उन्होंने बड़े क्लियरली ऑपोजिशन लीडर, सेनेट ऑपोजिशन लीडर की सिलेक्शन पर और इलेक्शन के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इससे पहले कि जो तमाम ऑपोजिशन है वो मुतहरक हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, जिन चैलेंजेस के अंदर यकीनन इकॉनमी एक है। एक सर्वे आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जाने माने और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू वंस अगेन इन द शो। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीनियर एनालिस्ट, ये भी जाने माने हैं, आपको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जनरल अमजद शुएब साहब भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर। थोड़ी देर में हमें शौकत पराचा साहब भी ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मजहर अब्बास साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगी। पाकिस्तान की सियासत कैसे पलटा खाती है कुछ समझ नहीं आती है। आज का कल नहीं बताया जा सकता और कल का नहीं बताया जा सकता। हम लोग ये सोच रहे थे कि शायद PDM और पीपल्स पार्टी की राहें अब कभी मिलने वाली नहीं है। 27 फरवरी को PDM और 23 मार्च को पीपल्स पार्टी हमें कहीं नजर नहीं आने वाली। और ये डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी, इसलिए क्योंकि एक यूनाइटेड ऑपोजिशन नहीं है, तो वो डिवाइडेड वी रूल वाला हिसाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रहेगी। लेकिन पासा पलटा गया मजहर अब्बास साहब, हाउ डू यू सी द सिचुएशन नाउ? शुक्रिया अनीका। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपने आज चाइना को डिस्कस करना था, लेकिन अब आप पॉलिटिक्स डिस्कस कर रही हैं। और यही पाकिस्तान का अलमिया है कि हम इश्यूज ओरिएंटेड जो है, ना टॉक शोज करते हैं, ना इशू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करते हैं। हम यही हमारी पूरी, हम 75 साल उठा लें तो हमारा यही अलमिया रहा है। ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म होती रही है और ही सेड और शी सेड की पॉलिटिक्स होती रही है। ये जो सिचुएशन है ये मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है, ना परेशान कुन है। यही होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और शायद यही होता रहेगा।
हम देखते हैं कि जी मिनिमम पॉइंट्स पे आप इकट्ठा हो सकते हैं, फिर जाहिर है कोई भी किसी को भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है अदम एतमाद की नाकामी की। चाहे इससे पहले भी हमने देखा था, एक मरतबा 89 में ये अटैम्प्ट हुई थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाकर कोशिश की गई थी, नाकाम हो गई। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना बहुत मुश्किल होता है। इवन आप देख लें कि सेनेट में जहां मेजॉरिटी ऑपोजिशन की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, अगर वो चाहते तो आज से 1-2 साल पहले जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बड़ी इजीली जो है वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आ जाता, नहीं ला सके। तो मुझे नहीं लगता, देखिए जब अगर फर्ज करें इत्तेहादी इनके साथ आ जाते हैं, 1-2 इत्तेहादी भी इनके साथ आ जाते हैं, फर्ज करें पीटीआई के कुछ एमएनएज एमपीएज भी इनके साथ आ जाते हैं, तो मुझे बताएं कि वो लोग जिन पर ये तनकीद करते रहे हैं, वो लोग जिनके बारे में ये कहते रहे हैं कि जी ये देखें ये लोग जो है ये इस हुकूमत की बेसाखियां हैं, आज वो आपकी बेसाखियां बनेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। राइट। तो ये जो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन है, तजाद है पॉलिटिक्स का, ये ही इसी वजह से डेमोक्रेसी रूट्स नहीं पकड़ रही पाकिस्तान में, कि हम 5 साल इंतजार नहीं कर सकते। हम उन 5 सालों में ये नहीं तय कर सकते कि जी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल चीजें बेहतर करें, बहुत सी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लुक आफ्टर करें। लेट्स गवर्नमेंट कंप्लीट 5 इयर्स। राइट। अगर अपने 5 साल वो पूरे करेगी तो अपनी नाकामियों की वजह से वो हारे, अपनी खराब कारकर्दगी की वजह से वो हारे, ना ये कि मैं उसे इस तरह डिस्टेबलाइज करूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फर्स्ट करें आ जाती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फिर क्या होगा? अच्छा, आज तक अभी तक ये डिसाइडेड नहीं है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ भी जाए और फर्ज करें कामयाब भी हो जाए, तो वही इलेक्शन सिस्टम रहेगा, वही इलेक्टोरल सिस्टम रहेगा, वही इंजीनियरिंग जिसकी आप पर तनकीद करते हैं वो इंजीनियरिंग है। तो इन चीज़ों को जो है रफा करने के लिए, रफू करने के लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। तो आप इसी सिस्टम, आपको बस एक गवर्नमेंट हट जाए दूसरी गवर्नमेंट आ जाए, ये हमारी पॉलिटिक्स का अलविया है। चेहरे तब्दील होने से मामलात तब्दील हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे, लेकिन इत्तेहादियों की बात करें जनरल अमजद शुएब साहब, तो इत्तेहादियों के दर पर जाना, और वो इत्तेहादी जो कि वैसे तो एतमाद नहीं होता बहुत सारे लोगों पर ये, लेकिन बाएतमाद किस्म के इत्तेहादी हैं, ये ऐसे इत्तेहादी हैं जो थ्रू एंड थ्रू बड़ी मुश्किलात के अंदर भी साथ रहे हैं। ऐसे इत्तेहादियों का मुतजलजल होने के इम्कानात कितने हैं जनरल अमजद शुएब साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जब भी ऐसा प्रेशर बिल्डअप होता है तो इत्तेहादियों की मौज हो जाती है, वो अपने मुतालबात लेके मैदान में कूद पड़ते हैं और आर्म ट्विस्टिंग शुरू हो जाती है और कुछ न कुछ वो वसूल कर ही लेते हैं गवर्नमेंट से। आप देखिए बलूचिस्तान से आवाज उठी, उन्होंने कहा हमें को वजारतें नहीं मिली हुई, उनको सेनेट का चेयरमैन उनके पास है या और भी ओहदे वगैरह सेनेटर्स हैं, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश है कि उनको कुछ वजारतें दें तो हो सकता है उनको कुछ मिल जाए। सो इत्तेहादियों का तो ये वतीरा होता है कि उस स्टेज के ऊपर वो अपने मुफादात के लिए सरगर्दा हो जाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनको क्या, अगर आज वो इत्तेहादी हट के गवर्नमेंट गिरा लें तो क्या गारंटी है कि उनको कल को क्या मिलेगा? वो तो इलेक्शन में जाएंगे तो शायद इस हाल से भी जाएं जो आज हैं। तो इस वजह से ये एक इस तरह मैं समझता हूँ कि इत्तेहादियों के लिए कोई इतना फायदेमंद चीज नहीं है कि वो जरूर ये करें, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि प्रेशर में होती है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात ये है कि पता नहीं जियालो ने कुछ कहा था या नहीं, लेकिन नून लीग के लोगों ने कई दफा इनको समझाया, अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को, कि जरदारी साहब पे एतमाद ना करें, लेकिन ये वो है कि ये हर दफा उस ट्रैप में चले जाते हैं। सही। ये पॉसिबल जल है साहब, कि आई एम जरदारी सॉरी, आई एम साहब कटिंग यू शॉर्ट हियर। मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद यहीं से बात स्टार्ट करते हैं कि जियालो ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, पीएमएल-एन के लोगों ने जरूर कहा था, क्या कहा था उसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि ऑपोजिशन एक बार फिर हुकूमत को मुतजलजल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन खुद ही ना मुतजलजल हो जाए एक बार फिर, क्योंकि जिस तरीके से माजी में हम लोगों ने पिछले तकरीबन 3.5 साल में
जो किरदार ऑपोजिशन का देखा उसको बहुत सारे अलकाबात से फिर नवाजा जाता रहा। जनरल अमजद शुएब साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, एक तो आप फरमा रहे थे कि जियालों ने कुछ कहा हो या ना कहा हो, पीएमएलएन के बहुत सारे लोगों ने ये बात पीएमएलएन की लीडरशिप को जरूर कही थी कि पीपल्स पार्टी से जरा बचकर चलें। क्या अब भी वही लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं और उसके अंदर बड़े सीनियर लोग भी मौजूद हैं, वो यही कह रहे होंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, कंसिडरिंग कि पीडीएम अकेली तो गवर्नमेंट को कुछ भी डेंजर में नहीं डाल सकती या थ्रेटन नहीं कर सकती? देखिए, अभी भी जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें अगर आप देखें तो जो जो सीनियर लीडरशिप है उनमें से बहुत लोग मिसिंग थे, वो इन मीटिंग्स में मौजूद नहीं थे। और उससे उनकी तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट्स भी नहीं आई जो ये आदमी समझे कि वो उस प्रोसेस को बड़ा होल हार्टेडली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि शकूक शुबात तो हैं। दूसरी तरफ ये है कि एक हिस्ट्री मौजूद है कि पीडीएम में रहते हुए जरदारी साहब ने पीडीएम के किसी भी मार्के को कामयाब होने नहीं दिया। वो अपने तौर पे अपनी गेम मर्यादा खेलते रहे। अब देखने की बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे इन हाउस चेंज नहीं होती, हुकूमत गिर जाती है, कुछ है, तो पीपल्स पार्टी के पास है क्या? एक सिंध की गवर्नमेंट है, वो जाए या अगर मिल जाए तो दोबारा सिंध की गवर्नमेंट ही सिर्फ मिलती है तो वो टेन्योर क्यों ना पूरा करें। और फिर ये भी देख लीजिए कि अगर ये अगला 1-1.5 साल वो इस्तेमाल कर रहे हैं पंजाब में अपनी कुछ इनरोड्स बनाने के लिए, तो वो अभी तो ये प्रोसेस उनका चला ही था, उन्होंने अभी इस पे काम नहीं किया, लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट का तो वो सोच भी नहीं सकते। तो मेरा अपना अंदाजा है कि यहाँ पे जो इनकी आपस में प्रॉब्लम थी वो एक थी कि पीपल्स पार्टी 27 तारीख को जा रही थी इस्लामाबाद। वो कहते थे हम लॉन्ग मार्च करेंगे 27 को, 27 फरवरी को, और 23 मार्च को ये पीडीएम वाले कह रहे थे। तो दोनों के अपने इश्यूज हैं कि ये मार्चेस हो सकता है बहुत कामयाब ना हो, पीपल्स पार्टी के लिए उसका तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। राइट। मेरा ख्याल है कि ये इस तरह हो के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके कंप्रोमाइज वगैरह का सोल्यूशन निकालेंगे और ये अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये अपना ना 23 मार्च वाली मार्च हो सकेगी, ना 27 फरवरी वाली हो सकेगी, ये कुछ और ड्रामा करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये पॉसिबल है कि ये एक स्पॉइलर के तौर पे जरदारी साहब वारिद हुए हों और इस सारे खेल में रंग में भंग डाल के तो वो अपना प्रोसेस जो है सीधा कर लें। लेकिन जो नून लीग में बहुत सारे लोग हैं वो शक कर रहे हैं पे, इनके नियत पे, इनके कॉन्डक्ट पे वो कंफर्टेबल नहीं है। इंटरेस्टिंगली जनरल साहब, ये जो शक व शुबहात हैं ये दोनों तरफ पाए जा रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, ये भी तो एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज है कि कोई भी ऑपोजिशन अभी इस टाइम पर क्या हुकूमत को गिराना भी चाहेगी? क्या ये चाहेगी कि एक ऐसे टाइम पर जहां कोविड के बाद इकोनॉमी ने अभी रिवाइव होना है, अभी इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल नहीं है, आज भी एक पल्स सर्वे आया है उसके अकॉर्डिंगली भी 59% लोग जो हैं वो अपने माहाना अखराजात पूरे नहीं कर सक रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में कोई भी सियासी जमात हो, बड़ी चाहे कैपेबल सियासी जमात ही क्यों ना हो, वो ऐसे टाइम पर मिड टर्म में हुकूमत को गिराकर खुद इक़्तिदार संभालना चाहेगी। ये ऑपोजिशन का जो फसाद है कि हम हुकूमत को गिरा देंगे या हम हुकूमत को तहस नहस कर देंगे, ये सिर्फ फसाद ही है या इसके पीछे कोई हकीकत भी है? देखिए, हुकूमत गिराना जरूर चाहते हैं, हुकूमत लेना फौरी तौर पे नहीं चाहते। हुकूमत गिराने का उनका सीधा सीधा टारगेट ये है कि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन आएगी, पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन वो आएगी तो इमरान खान और बैकफुट पे हो जाएंगे। अब इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट है वो उस ट्रैप में आ गई है। ऑपोजिशन ने एक हवा खड़ा किया और गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी इमरान खान खुद जलसों से अब खिताब करेंगे। अब जब गवर्नमेंट जलसे करने शुरू कर दे तो इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ेगी। जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। जब माशी सूरत हाल इस तरीके से होगी तो इन्वेस्टर क्यों आएगा? जब वो ये देखेगा कि अभी 1.5 साल हुकूमत को पड़े हैं लेकिन एक सियासी फ़ज़ा बन गई है, एक इलेक्शन की फ़ज़ा बन गई है और उस फ़ज़ा में इमरान खान कूद पड़े हैं, तो उसके बाद वो जो तासुर है वो जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा कि ये सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, पता नहीं कल क्या हो जाएगा।
तो ये इतना बड़ा ब्लंडर है गवर्नमेंट का, और इतना बड़ा ब्लंडर है इमरान खान साहब का, कि बजाय इसके कि वो इन 1.5 सालों में उन स्कीम्स को तेज करें, उन चीज़ों को तेज करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने लूप होल्स को दूर करें, वो पड़ गए हैं अब जलसों में। अब वो जलसों में क्या करेंगे? वही चीज़ करेंगे जो 2018 में कर रहे थे, ये करप्ट हैं, ये वो हैं, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो मजीद बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन मजीद ऊपर जाएगी, इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद खराब होगी। एक गैर यकीनी सूरत हाल में कोई भी ऐसा इन्वेस्टर नहीं आना चाहेगा जहां उसे ये लगे कि जी पता नहीं क्या हवा हो जाए, खड़ा हो गया है, सियासी जलसे जुलूस शुरू हो गए हैं, लॉन्ग मार्च शुरू हो गए हैं, धरने शुरू हो गए हैं, अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, हुकूमत उसको काउंटर कर रही है, हुकूमत अटैक। तो पाकिस्तान के प्रेस को जो है, अखबारात में अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों की जो है वो खबरें आएंगी, तो मुझे बताएं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो कैसे मजहर आएगी। अब्बास अगर साहब फिर इस विशेष सर्कल से कैसे निकले? विशेष सर्कल ये है कि हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती तो वो जलसे करती है, जलसे करती है तो मजीद इकोनॉमी बैठ जाती है, तो हाउ डू वी ब्रेक दिस विशेष सर्कल? नहीं तो हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे ना, हुकूमत उस जो भी उनकी स्कीम्स हैं उसको तेजी से इम्प्लीमेंट करे, साथ में जो अपनी अपनी पॉलिटिकल इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको दूर करे अपने अंदर, ताकि वो एक मिसाल दो। क्योंकि अब जो 5 साल बाद इलेक्शंस होंगे तो वो लोग ये थोड़ी देखेंगे कि जी जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने क्या किया, Agreed. मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने क्या किया, वो तो ये कहेंगे 5 साल में आपने क्या किया। अग्रीड। ना आप रुकूम वापस ला सके, ना आप कोई बेहतर रिफॉर्म्स कर सके, और ना आप महंगाई को कंट्रोल कर सके। तो बजाय इसके कि इन 1.5 साल से ये फायदा उठाया जाए, वो काउंटर प्रोडक्टिव, वो भी मैदान में कूद पड़े, और जब 2 पहलवान मैदान में कूद पड़ेंगे तो जाहिर है कोई तीसरा पहलवान फिर बीच में नहीं आने की कोशिश करेगा। वो कहेगा जी आप पहले स्टेबल गवर्नमेंट लाएं, उसके बाद हमें आएंगे इन्वेस्ट करने। राइट। अच्छा जल साहब, अब ये जो इंटरनल स्टेबिलिटी की बात की है उसके अंदर मजहर अब्बास साहब ने विद इन पार्टी स्टेबिलिटी की भी बात की है, और विद इन पार्टी स्टेबिलिटी का हाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि पीपल्स पार्टी को काफ लीग के साथ गुफ्तगू करने का टास्क तो दिया ही दिया है, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जो MNAs हैं उनसे भी बातचीत करने की बात आगे बढ़ी है। और इससे पहले आपको याद होगा जहांगीर तरीन साहब अयाज सादिक साहब के साथ खड़े होके ये भी कह रहे थे कि जहाज का रुख किसी भी तरफ जा सकता है। तो क्या अब जहाज का रुख तब्दील होने का वक्त हुआ चाहता है? देखिए फिलहाल तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह होगा, क्योंकि दूसरी पार्टियों की भी पोजीशनें वाज़ेह नहीं हैं। क्योंकि जो 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 सियासत में पिछले दिनों देख रहा था, लियाकत फिरोज साहब ने एक फिगर दिए हुए थे, उसमें उन्होंने 200 लोग आइडेंटिफाई किए थे जो वक्तन फक्तन पॉलिटिकल पार्टियां बदलते रहते हैं, और उन्होंने ऊपर हेडिंग था उनके ट्वीट में कि हमारी सियासत का नासूर। अब वो लोग जो हैं वो कोई मेरे या आपके कहने से बात तो नहीं आ जाएंगे, वो नेचुरली अगर पीटीआई के साथ वो नजरियाती तौर पे अटैच नहीं है, इनको छोड़ना चाहते हैं, तो वो तो असेस करेंगे कि आगे उनको किसी और जगह जहां जाना उन्होंने वहां से क्या मिलेगा, और वो पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं है। और इस लिहाज से ये मेरा नुक्ता निगाह तो यही है कि जो डिसिडेंट है वो अपने हम दिखाते रहते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि वो कुछ न कुछ वसूल करें, तो वो वसूली का शायद कोई चक्कर चले। बाकी ये कि जलसे जुलूस, मैं बिल्कुल ये मदर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमत के लिए बेहतर था कि इस वक्त अपनी परफॉर्मेंस दिखा। अगर कुछ वादे पूरे हो जाएं जो उस वक्त किए, और आज वो कहने को कुछ इनके पास हो, तो जलसे भी बाद में हो सकेंगे। लेकिन आज अगर जलसों में आप जाएं और लोग आपसे सवालात करने शुरू करें और आप अपनी परफॉर्मेंस न दिखा सकें, बता ना सकें कि किया क्या है, तो वो तो आपके लिए फिर एक शर्मिंदगी का बायस बनेगी और पॉलिटिकल लॉस होगा आपका। राइट। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि इनकी स्ट्रेटजी अपनी ठीक नहीं, और हमें ये थ्रू आउट इनके सारे टेन्योर में प्रॉब्लम यही रही है कि ऑपोजिशन जो मुतहरक रही है वो इनकी अपनी गलतियों की वजह से, वरना ऑपोजिशन की पार्टियां 3-3 हुकूमतें, 4-4 हुकूमतें कर चुकी हुई थी, लोगों ने रिजेक्ट किया हुआ था। एक तीसरी ऑप्शन लोगों ने आजमाई इसी वजह से। तो वो इनकी अपने जो मसाइल हैं वो बहुत ज्यादा है। एक तो ये कि पार्टी इत्तेहाद उस तरह का नहीं है, लोग जो है वो उनकी कमिटमेंट अपने मुफादात के लिए है, पार्टी के मंशूर से शायद उतनी नहीं है। राइट। और इसी तरह वादे वहीद किए वो सोच समझ के नहीं किए, आज उनमें से कोई पूरा होता नजर नहीं आ रहा। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए यार, तो वो आप वादा वफा होने की अगर इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं हम लोग शायद
70-72 और साल ऐसे होंगे जो हम इंतजार करते रहेंगे। लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। यहाँ वो बात सही है मजहर साहब की भी और जलाल साहब की, घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब हो रहा है। गवर्नमेंट इन इटसेल्फ अगर अपनी गवर्नेंस के ऊपर ध्यान दे तो यकीनन मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद अब हम सोल्यूशंस की तरफ जाएंगे। देखिए मसाइल हम सबके सामने है, सियासी तौर पर क्या हो रहा है वो भी हम सबके सामने है, बट अगला 1.5 साल क्या क्या चीज़ों पर फोकस होना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और ऑपोजिशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सियासी अखाड़े के अंदर कौन सा बुर्ज उलटने वाला है, और अभी एक इत्तला के मुताबिक जो मुलाकात हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से, जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, उसके अंदर बड़े वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे थे, आगे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देते जाएंगे। हमारे साथ जैगम खान साहब भी मौजूद हैं। जैगम साहब, इंटरेस्टिंगली पीटीआई को अगर आइडियल पिच की बात की जाए तो बहुत अच्छी पिच मिली है। दे हैव द सपोर्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन, और साथ ही साथ इत्तेहादी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं कि इतनी बड़ी ऑफर आई है। एक बार फिर पीडीएम पीपल्स पार्टी इकट्ठे होते हुए नजर आ रही है, लेकिन यहाँ इत्तेहादी कह रहे हैं कि नहीं जी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अच्छे हैं। ऐसी अच्छी सिचुएशन और ऐसे कॉर्डियल एनवायरनमेंट में अगले 1.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस चीज पर फोकस कर रहे होना चाहिए? अनिका, सबसे पहले तो ये देखिए कि इतना ज़बरदस्त मौका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो पाकिस्तान की किसी जमहूरी हुकूमत को नहीं मिली थी। इस तरह का एनेबलिंग एनवायरनमेंट, इस तरह की सपोर्ट, लेकिन किस तरीके से उन्होंने इसको गंवाया। और बजाय इसके कि जो पॉलिसी रिफॉर्म्स पाकिस्तान को चाहिए थे, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त हो जाती, पाकिस्तान की गवर्नेंस ठीक हो जाती, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ बेहतर हो जाता, जो उनके वादे थे, उसकी बजाय उन्होंने पूरा ये टाइम अपने आप को कंसोलिडेट करने में, जिसका मतलब है पोजीशन को रगड़ा लगा के अगले 5 साल इंश्योर करने पे लगा दिया। अब क्या अगले 1.5 साल इनके मुख्तलिफ होंगे? मुख्तलिफ होने चाहिए। मेरे ख्याल में इमरान खान को इस वक्त रियलाइज करना चाहिए, राइटिंग ऑन द वॉल देखनी चाहिए कि ये बहुत ही मुश्किल है कि वो अगला इलेक्शन जीत सकें। लेकिन ये जमहूरियत है, कोई अथॉरिटेरियनिज्म तो नहीं है। वो दोबारा भी चंद साल बाद वापस इलेक्शन जीत के आ सकते हैं। उनकी पार्टी भी मौजूद है जो बड़ी पार्टी है। तो बजाय इसके कि वो अगले 1.5 साल भी उसी काम में लगा दें जिस पे उन्होंने पिछले 3.5 साल लगा दिए, यानी सिर्फ अपोजिशन पर फोकस, सिर्फ अपने आप को मजबूत बनाना और इस तरह से मजबूत बनाना कि वो एक वन पार्टी, सिंगल पार्टी हेजेमनी मुल्क पर कायम कर सकें, इस इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट पर उनको वक्त ज़ाय नहीं करना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस में, या जिसको क्राइसिस कहते हैं, एक से ज्यादा क्राइसिस उसमें जा चुका है, जिसमें सबसे बड़ा आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है। अभी आप आईएमएफ की रिपोर्ट पढ़कर देखिए कि वो क्या कह रही है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में जब बाहर निकलने का वक्त है, उस वक्त भी हम कहाँ खड़े हैं। इस वक्त ये बड़ा वाज़ेह है कि इस आईएमएफ के प्रोग्राम के मुकम्मल होने के साथ ही थोड़ा ही टाइम में हमें दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। हम अपनी मईशत को नहीं संभाल सके, आईएमएफ के प्रोग्राम को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, और इस कौमी बहरान को एक कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है, कम से कम जहां तक मईशत का ताल्लुक है। राइट, माशी तौर पर उन्हें जी कंटिन्यू करिए सैगम साहब, बात कंप्लीट कर लें फिर मैं मजहर साहब की तरफ जी। देखिए, उन्हीं मुल्कों ने माशी तौर पर तरक्की की है जिनकी माशी पॉलिसियां जो हैं उनमें इस्तेकाम था और वो बार बार नहीं बदलती थी। एक तो इनकी मईशत पर तवज्जो होनी चाहिए, दूसरी बात इनको तस्लीम कर लेना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन हारते हैं तो ये कोई कयामत नहीं है, इलेक्शन पार्टियां हारती रहती हैं, और उन्होंने उस तरह का पाकिस्तान में माहौल बनाना चाहिए, उस तरह का इलेक्शन कराने की तरफ जाना चाहिए जिस पे सबका एतमाद हो। क्योंकि इस माशी बहरान के सर पे अगर बहुत बड़ा पाकिस्तान का अगर पॉलिटिकल क्राइसिस भी खड़ा हो गया तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरा होगा। राइट, आई एग्री टू दैट। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अगला 1.5 साल आपकी नजर में आइडियली गवर्नमेंट और ऑपोजिशन को आइडियली कैसे गुजारना चाहिए? क्योंकि जिस तरह आपने फरमाया कि हमारी सियासत तो रेटरिक पे चलती है, उधर रेटरिक है कि सब ठीक है, इकोनॉमी भी स्टेबल है, और दूसरी तरफ रेटरिक है कि सब बर्बाद हो गया, जल गया, खत्म हो गया। तो इस रेटरिक से निकलकर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट का अगले 1.5 साल में क्या किरदार होना चाहिए ताकि सिचुएशन इतने बड़े क्राइसिस तक ना पहुंच जाए कि हाथ से निकल जाए, कोई भी जमात ना हैंडल कर सके 2023 में?
देखिए अनीका, एक बड़े पुराने लाहौरी ने कहा था कि इमरान खान और नवाज शरीफ में एक कदर मुश्तरक है, दे आर रेकलेस लाहौरी। और ये एक खास वो है क्योंकि आप देखें कि नवाज शरीफ साहब के पास 97 में 2/3 मेजॉरिटी थी। जो आदमी अपनी 2/3 मेजॉरिटी नहीं संभाल के रख सके और इतना कुछ कर गए दो सालों में कि हुकूमत चली गई। यही इमरान खान की, इस वक्त इमरान खान के सामने एक बड़ी तगड़ी ऑपोजिशन है और उसका नाम है पीटीआई। इन इटसेल्फ। और तो वो ऐसी तगड़ी ऑपोजिशन है कि बाकी ऑपोजिशन जो है वो जितनी डिसजॉइंटेड रहे, लेकिन ये ऑपोजिशन इमरान खान के लिए प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। एक के बाद एक इक़दाम करते रहते हैं। वो कोई एक रिफॉर्म्स भी नहीं कर पाए जिसे वो बड़े बरबला अंदाज में मार सिवाय इसके कि जो चीज़ें जिसका यकीनी तौर पे फ़ायदा हुआ है वो उनके कुछ स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसका ग्रास रूट लेवल पे बहरहाल फ़ायदा हुआ है। और शायद हो सकता है कि वोटिंग पैटर्न पता चले हमें अगले इलेक्शंस में या लोकल बॉडीज इलेक्शन में, पंजाब में ख़ास तौर पे। वो है सेहत कार्ड। राइट। और सेहत कार्ड का बहरहाल अगर ये ग्राउंड ट्रॉलिन तक पहुंच जाता है तो इसका डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि किसी एक ख़ानदान को अगर 10 लाख रुपए उसको इलाज के लिए मिलते हैं तो मेरा ख्याल है इसका इम्पैक्ट आएगा इसमें। अब वो किस हद तक उसको आगे बढ़ाते हैं, किस हद तक उसके फ़वाइद सामने आते हैं, वो हमें देखना है। तो बजाय इसके कि इमरान खान इस वक्त अपोजिशन का जवाब दें, अपोजिशन की अपोजिशन करें, लड़ाई पे लड़ाई करें, एक कंटेनर से नीचे उतरने की कोशिश ही ना करें, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम है, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कि वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ये नहीं कहती कि ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और यहाँ ये हो रहा है। आप गवर्नमेंट है, आपने करना है। अपोजिशन गवर्नमेंट नहीं होती। इसी वजह से जब अपोजिशन में जो लोग होते हैं उनसे मैं अक्सर यही सवाल करता हूँ, खासतौर पे जब मीडिया के हवाले से होता है, कि जैसे आप ऑपोजिशन में हैं वैसे ही हुकूमत में रहिएगा। वैसे हुकूमत में रहे। अच्छा, ये बड़ी एक डिमांड बड़ी मुश्किल सी है, लेकिन जैल साहब, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जब आप एक रिटोरिक लेकर चल रहे हो अपोजिशन में, तो फिर उसके बाद अक्सर औकात हम लोगों को गवर्नमेंट में तमाम जमातें वो रिटोरिक आगे लेकर चलते हुए नजर आती हैं। ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये चीज़ ज़्यादा हम लोगों को नजर आई। बट पीटीआई की इस 1.5 साल में प्रायोरिटी, क्योंकि अब 5 साल तो है नहीं कि मुकम्मल तौर पर रिवैम्प किया जाए, बीच में कोविड भी यकीनन आया। अब प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि 2023 का जो इंतखाब है वो बैग करने की कोशिश कर रही है, या वो कह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई और चॉइस ही नहीं है, उसकी तरफ वर्क अपॉन कर सकें, एंड सिमिलरली विद द अदर पार्टीज? देखिए, ये तो बदकिस्मती है मुल्क की कि आज लीडरशिप क्राइसिस हमारे मुल्क में लीडरशिप क्राइसिस मौजूद हैं कि ऑल्टरनेटिव लीडरशिप अगर अवाम चाहे कि वो किसी और तरफ देखें तो उनके लिए मुश्किलात बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन ये कहना कि हमारे अलावा कोई चॉइस नहीं, ये मेरा ख्याल है ये भी एक ज़्यादा बड़ी बात है। अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो रखनी चाहिए थी। अपनी परफॉर्मेंस इनकी पिछले, अगर मैं इलेक्शन का देखूं तो सबसे बड़ा स्लोगन था कि करप्शन खत्म करेंगे, 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, पैसा वापस लेके आएंगे, जेलों में डालेंगे। अब ये सबसे बड़ा नारा था जो बाद में भी चलता रहा। यानी जब हुकूमत मिल भी गई तो उसके बाद बड़े अरसे तक यही नारा चलता था, लेकिन आप देखिए कि उसमें कोई कामयाबी नहीं। राइट। तो जब तक ये कोई नया नारा भी, जैसे मदन बात कर रहे थे कि सेहत कार्ड, मेरा नहीं ख्याल कि अकेला सेहत कार्ड इनको बचा सकता है। सेहत कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा उसको सराह रही है दुनिया, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इनको गवर्नेंस के इश्यूज हैं, कुछ करप्शन पे परफॉर्मेंस। मैंने एक पीटीआई वाले से क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि अभी रिपोर्ट थी कि जनाब आपके दौर में करप्शन बढ़ गई तो आप अवाम को फेस कैसे करेंगे? उसने कहा जी हमारा रिकॉर्ड सारा मौजूद है, वो अगर किसी ने बाद में तहकीक करनी हुई तो कर लेगा, अगर कुछ हुआ तो निकल आएगा। लेकिन ये चीज वादे है कि हमने मोटरवे का रिकॉर्ड नहीं चलाया, हमने कर्ज उतारो मुल्क संवारो स्कीम का रिकॉर्ड नहीं चलाया, हमने एलडीए का रिकॉर्ड नहीं चलाया, हमने सस्ती रोटी और मेट्रो वाला का रिकॉर्ड नहीं चलाया। उसने गिनती करवा दी, नंदीपुर वगैरह। उसने कहा जी ये सारा हमारा तो हाजिर है। राइट।
तो बात ये है कि ये अपने तौर पे कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन अब आगे उसका समर मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। जनरल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजहरबाज साहब, थैंक यू सो मच। जैगम खान साहब, आपने भी ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन नाज़रीन, एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई है, पाकिस्तान की सियासत के अंदर जोड़ तोड़ की कोशिश चलती रहती है, लेकिन मेरी नज़र में और मेरे ज़राए के मुताबिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2 साल तो अपने मुकम्मल करेगी ही करेगी। आने वाले इंतखाबात के लिए जो 1.5 साल रह गया, इसके बाद जो इंतखाब आने हैं, इसके लिए असल तगोदो चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब ये चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में उनका वजीर आज़म इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठे। ऐसा कौन सी जमात कर पाएगी? ये तमाम का तमाम सिर्फ और सिर्फ कारकर्दगी हुकूमत की और अपोजिशन की पे मैटर करेगा और डिपेंड करेगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।